अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, बैरिस्टर गौहर अली खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों और किसी हल तक पहुँच जाएं। सियासी मसाइल का हल सियासी होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था, फैज़ हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है। मेरा नहीं ख्याल उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुज़ाकरात आज से तो फॉर्मल शुरू नहीं हो रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात है, खान साहब ने कमेटी बनाई है और कमेटी को जो भी प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात और किसी न किसी हल पे आगे पहुंच जाए, ताकि ये सारे मसाइल पॉलिटिकल है, इसका एक पॉलिटिकल मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। ये इनका अंदरूनी मामला है, इसका PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं समझता हूँ उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी जैसे चाहे इससे प्रोसीड करना चाहे वो प्रोसीड करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा, PTI वाले लाशें गिरने की बातें करते हैं मगर सबूत नहीं होते। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। पुरअमन एहतजाज का हक सबको हासिल है। एहतजाज के नाम पर तोड़फोड़ रियासत के लिए नुकसानदेह है। पश्तून हमारे भाई हैं। एहतजाज में फ्रंट लाइन पर गैर मुल्की शहरी थे। उम्मीद थी कि कुछ हल निकल आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स के इंतखाबात को हुकूमत ने नहीं रोका। आप इंतखाबात कराएं, हुकूमत से दरकार ताउन फराहम करेंगे। मुझे कुछ गैर मुल्की सफ़ीर मिलने आए, उन्हें बताया कोई हलाकत हुई होगी तो तहकीकात कराएंगे। KP से जो सेनेटर 11 हैं इलेक्ट हुए, बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक बात है। खुदा के लिए इलेक्ट करवाएं। इलेक्शन को किसने रोका हुआ है? इसके हवाले से जो हमसे असिस्टेंस चाहिए बताएं। वी विल गिव ऑल द कोऑपरेशन। क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है कि पहले वो जो फ्रंट रॉ है, ऑलमोस्ट मोर देन 3 डजन्स आर अफगानी नेशनल्स। ये हम सब का मुल्क है, आप भी कहते हैं, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। आई वॉज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। अगर वाकई आपके पास कोई खुदा ना खास्ता आपको बंदे मरे हैं तो मैं समझता हूं कि फिर तो आपको वो बॉडीज जो हैं वो उनको डिस्प्ले करना चाहिए था। विफाकी काबीना में तौसी का फैसला कर लिया गया। काबीना में 10 नए विफाकी वजीर शामिल किए जाएंगे। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी को भी विफाकी काबीना में शमूलियत की दावत दी थी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत काबीना में शामिल होने या न होने का फैसला अगले 1-2 रोज़ में करेगी। वजीर आजम ने काबीना में सीनियर लीगी रहनुमाओं को शामिल करने का इंदिया भी दिया है। सरदार यूसुफ, चौधरी अकील, हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, साद वसीम, शेख आफ्ताब और दीगर भी काबीना में शामिल होंगे। 2 लीगी खवातीन को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने काबिल और तजुर्बाकार रहनुमाओं को काबीना में लाने की हिदायत कर दी। हुकूमत की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी को तरजीही बुनियादों पर काबीना में शामिल किया जाए। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सरे फहरिस्त थे। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल बारे कानून फैसला करेगा। उन्होंने कहा, इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। बानी PTI के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। सूबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं, यह आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू भी नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा? PTI को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सरे फहरिस्त जो है वो साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चुकी हुई है और उसके बाद भी चलती रही। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी। 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। ये बात जो है 12 की करते हैं, तो जो 5 शहीद हुए हैं रेंजर्स और पुलिस की, उसकी बात क्यों नहीं करते? उसकी बात क्यों नहीं करते? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? साहबजादा हामिद रजा का कहना है, असम्बली में बात करने से मुज़ाकरात नहीं होते। माजी में भी मुज़ाकरात में हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। सानेहा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। हुकूमत संजीदगी का मुजाहिरा करे और हमारे असीरान को रिहा करे। नायब वज़ीर आज़म का बयान हुकूमती बयानिए की नफ़ी करता है। 9 मई से पहले और बाद में भी फैज़ हमीद से राब्ते में नहीं था। फ्लोर ऑफ द हाउस बात करने से मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। माजी के अंदर भी ये इस बयान की नौबत इस वजह से आई थी, मुज़ाकराती कमेटी में हम उस वक्त भी हुकूमत के साथ बातचीत की
लेकिन एक तो हुकूमत की संजीदगी नहीं थी। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर संजीदगी का मुजाहरा करेगी। जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स बेगुनाह आज जिन्हें कैद किया गया है उनकी रिहाई एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सानिया 9 मई, सानिया 26 नवंबर है, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन हमारी डिमांड है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की आज की स्टेटमेंट है वो हुकूमती बयानिया की नफी करती है। 9 मई से पहले भी राब्ते में नहीं थे, 9 मई के बाद मैंने तो अब 8 माह मफरूरी में गुजारे हैं, तो मेरी बात कहाँ से होनी थी जनाब। फैज हमीद के चार्जशीट होने पर ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, बानी PTI के मामलात मिलिट्री कोर्ट की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग यही रहा है कि अभी मामलात मिलिट्री ट्रायल की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर 9 मई के हवाले से कोई एविडेंस ऐसी है जो अभी तक हमारे सामने तो नहीं आई, लेकिन अगर कोई ऐसी एविडेंस है जो कनेक्ट करती है इमरान खान साहब को, और वो फिर अब जब एविडेंस सामने आएगी तो देखेंगे, लेकिन मामलात लग यही रहा है कि बढ़ मिलिट्री ट्रायल की तरफ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है, PTI चाहती है मुज़ाकरात के जरिए कोई राह निकाली जाए। हमारा पहला मुतालबा यही है कि बानी PTI को रिहा किया जाए। बानी को इससे रिलीफ मिलता है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 26 नवंबर के एहतजाज के बायस बानी की रिहाई का मामला खटाई में पड़ गया। हुकूमत कोशिश कर रही है PTI और इस्टेब्लिशमेंट आपस में गुत्थम गुत्था हों। फैज हमीद बानी PTI के खिलाफ बयान दे भी दें, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बुशरा बीबी के बारे में जो बातें की जा रही हैं मुखालिफिन को जेब नहीं देती। मुज़ाकरात 22 नवंबर को भी हो रहे थे, 21 नवंबर को भी हो रहे थे, 25 को भी हुए, 24 को भी हुए, 26 तारीख को फिर सुबह से ये मुज़ाकरात मुनक़ते हुए हैं। खान साहब की रिलीज जो है वो हमारी फर्स्ट डिमांड है। इससे थोड़ी सी खान साहब को सहूलत हो सकती है, तो किसी को इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हुकूमत तो वैसी 9 मई के मामले पे कोशिश कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह गुत्थम गुत्ता रहे। फैज हमीद और PTI के कोई ताने बाने थे। लसबेला में लियारी के करीब मुसाफिर कोच और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले शख्स की हालत तशवीशनाक है। आपको बताएं कि लसबेला लियारी के करीब मुसाफिर कोच और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हुआ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि हादसे में जख्मी होने वाले की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लंदन में 10 साला सारा शरीफ कत्ल केस में ज्यूरी ने वालिद और सौतेली मां को कसूरवार ठहरा दिया। अदालत सजा की मुद्दत का फैसला अगले हफ्ते सुनाएगी। 10 साला सारा शरीफ की गुज़श्ता साल अगस्त में घर से लाश मिली थी। सरे पुलिस ने वालिद की टेलीफोनिक इत्तला के बाद सारा शरीफ की लाश घर से बरामद की थी। सारा शरीफ का वालिद, सौतेली मां अपने दीगर बच्चों के हमरा पाकिस्तान फरार हो गए थे। पुलिस ने सितंबर में पाकिस्तान से वापसी पर लंदन के गेटविक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। सारा शरीफ का केस सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में ज़ेरे समाअत था। निजी हाउसिंग सोसाइटी में 6 अरब रुपए की मुबजना फ्रॉड के मुलजिम साबिक सेनेटर वकार अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। नैब लाहौर ने मुलजिम को लाहौर हाई कोर्ट से तहवील में ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम वकार अहमद की एक रोज़ा हिफाजती जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर आयद एतराज़ात बरकरार रखते हुए दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। नैब लाहौर ने पुलिस की मदद से साबिक सेनेटर को लाहौर हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से कबल तकरीबन 4 घंटे तक मुलजिम वकार अहमद खान की गिरफ्तारी के डर से तकरीबन 4 घंटे तक कमरा अदालत में मौजूद रहे, जबकि नैब टीम, पुलिस और फ्रॉड के मुतासरीन कमरा अदालत के बाहर इंतजार करते रहे। मुलजिम ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि फ्रॉड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैंने नैब के सामने खुद सरेंडर किया है। सुप्रीम कोर्ट में फोन टेपिंग से मुतल्लिक 1996 के केस की समाअत। क्या फोन टेपिंग से मुतल्लिक कानून साजी हुई? अदालत ने जवाब मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया 2013 से कानून मौजूद है, ISI और IB नोटिफाइड हैं। कानून में फोन टेपिंग का तरीकाकार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। अदालती निगरानी भी कानून में है। कानून के मुताबिक तो फोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? अदालत ने केस पर एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
गुजरावाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वजीराबाद हमला केस के ट्रायल की समाअत। मरकजी मुलजिम नवीद अदालत में पेश। 5 डॉक्टर्स की गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। आइंदा समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज नईम सलीम ने ट्रायल केस की समाअत की। मरकजी मुलजिम नवीद को भी अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान 5 डॉक्टर्स गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। वजीराबाद फायरिंग केस में जख्मियों के मेडिकल करने वाले डॉक्टर पर वकला की जानिब से जिरह भी की गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को भी तलब कर लिया। जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा में पेशरफ्त। JIT ने तफ्तीश में खवातीन समेत 8 PTI कारकुनान को बेगुनाह करार दे दिया। तौसीफ खानम, सादिया अजूब, सरवत शाहिद, नादिरा उमर, वहीदुर रहमान, साजिद प्रिंस, बिलाल फरहाना फारूक बेगुनाह करार। मुलजिमान के वकला ने अबूरी जमानत वापस लेने की इस्तदा की। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर जमानत की दरखास्तों को खारिज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। 2 करारदादें मंजूर। पहली करारदाद में फौरी, मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। करारदाद में इसराइल और हमास से तमाम जरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। करारदाद की मंजूरी के लिए 193 में से 158 वोट पड़े। अमरीका, इसराइल और दीगर 7 मुल्कों ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। 13 मुल्क गैर हाजिर। दूसरी करारदाद में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए इमदादी इदारे UNRWA की हिमायत। करारदाद में इसराइल की तरफ से UNRWA पर लगाई गई पाबंदी पर इजहार अफसोस। करारदाद में UNRWA पर पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा किया गया। 2 करारदादें मंजूर की गई। पहली करारदाद में फौरी मुस्तकिल हल मांगा गया है। दूसरी करारदाद में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए इमदादी इदारे UNRWA की हिमायत। करारदाद मंजूरी के लिए 193 में से 158 वोट पड़े। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल के शाम पर हमले जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने 48 घंटे में शाम पर 480 हमले किए। इसराइली फौज ने शाम के कई शहरों में अहदाफ को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल ने हमलों में 15 बहरी जहाज़ों, हथियारों की तैयारी के मकामात को तबाह किया। इसराइली फौज ने हमले करके शाम के कई रेडार सिस्टम और मुतअद्दिद एयरबेसेस को तबाह कर दिया। इसराइली फौज ने दमिश्क के करीब अल कतीफा में केमिकल फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। फ्रांस ने इसराइली हमलों पर कहा है इसराइल शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। इसराइली इकदामात 1974 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। रूसी वजारत खारजा का कहना है इसराइल के इकदामात से शाम के हालात में इस्तेहकाम नहीं आएगा। फौजी अड्डों से मुतल्लिक शाम की नई क़यादत से राबते में हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे से कबल अफगान सदर अशरफ गनी डॉलर से भरा जहाज लेकर बैरून मुल्क फरार हुए। डॉलर इतने ज्यादा थे कि जहाज में जगह कम पड़ गई। शामी सदर बशार अल असद अपने जहाज में कितने डॉलर्स लेकर गए ये तो मालूम ना हो सका, ताहम उनके असासों की मालियत अरबों खरबों में बताई जाती है। मॉस्को में शामी महाजर की हैसियत से मौजूद बशार अल असद के पास कितनी दौलत है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शामी अवाम खाना जंगी और फाका कशी का शिकार। हुक्मरान 200 टन सोना, 16 अरब डॉलर्स और 5 अरब यूरो के मालिक निकले। साबिक सदर की दौलत और असासे शाम के 7 साल के सरकारी बजट के बराबर हैं। बशार अल असद और उनके करीबी रिश्तेदारों के पास इतनी दौलत है कि मरते दम तक रूस में शाहाना जिंदगी गुजार सकते हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक बशार अल असद और उनके करीबी रिश्तेदारों की बज़ाहिर दौलत 1.5 से 2 अरब डॉलर्स के करीब है। ताहम पनामा लीक्स और दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक सदर ने रिश्तेदारों और जाली नामों से मॉस्को, दुबई, लंदन और यूरोप ने ऑफशोर कंपनीज, बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट्स, शेल कंपनीज, रियल स्टेट, कारपोरेट सेक्टर, तामीरात, ऑटोमोबाइल, टेलीमवासलात और बैंकिंग समेत दीगर शोबों में खुफिया सरमायाकारी कर रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बशार अल असद स्मगलिंग, मंशियात और हथियारों की तिजारत, अगवा बराए ताबान, भत्ताखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग समेत दौलत कमाने के लिए हर जायज और नाजायज हरबा इस्तेमाल करते थे। भारतीय काबिज फोर्सेस का मरहूम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह पर छापा। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने सैयद अली गिलानी की किताबें, अहम दस्तावेजात और दीगर मवाद कब्जे में ले लिया। भारतीय पुलिस ने मोमिनाबाद में तहरीक हुर्रियत के दफ्तर पर भी छापा मारा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेस की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। पुलिस ने सैयद अली गिलानी की किताबें, अहम दस्तावेजात और दीगर मवाद कब्जे में ले लिया। भारतीय पुलिस ने मोमिनाबाद में तहरीक हुर्रियत के दफ्तर पर भी छापा मारा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भारतीय फोर्सेस की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की गई। भारतीय काबिज फोर्सेस का हुर्रियत रहनुमा मरहूम सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह पर छापा। पुलिस ने सैयद अली गिलानी की किताबें, अहम दस्तावेजात और दीगर मवाद कब्जे में ले लिया। भारतीय पुलिस ने मोमिनाबाद में तहरीक हुर्रियत के दफ्तर पर भी छापा मारा।
افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کا معاملہ امریکی ایوان کی فارن افیئرز کمیٹی میں سماعت۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا افغانستان سے فوج نکالنے کے بائیڈن انتظامیہ کے فیصلے کا دفاع۔ بلنکن نے کہا کہ ٹرمپ کے طالبان سے معاہدے کے بعد کابل پر تیزی سے قبضے کی توقع نہیں تھی۔ صدر بائیڈن کے پاس فوج نکالنے کے علاوہ کوئی متبادل نہیں تھا۔ آپ کو بتائیں کہ صدر بائیڈن کے پاس فوج نکالنے کے علاوہ کوئی متبادل نہیں تھا۔ یہ بیان سامنے آیا امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا، معاملے کی ایوان کی فارن افیئرز کا معاملہ۔ دنیا بھر میں میٹا سروسز چند گھنٹے ڈاؤن رہنے کے بعد بحال ہو گئیں۔ پاکستان سمیت متعدد ممالک میں سوشل میڈیا صارفین کو واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام تھریڈز کے استعمال میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں میٹا کی سوشل میڈیا ایپس کی سروسز متاثر رہیں۔ سروسز میں تعطل کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:30 بجے کے قریب شروع ہوا۔ ترجمان میٹا کے مطابق واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام میں خرابی 99% دور کر لی گئی ہے۔ دنیا بھر میں میٹا سروسز چند گھنٹے ڈاؤن رہنے کے بعد بحال ہو گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت متعدد ممالک میں سوشل میڈیا صارفین کو واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام تھریڈز کے استعمال میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں میٹا کی سوشل میڈیا ایپس کی سروسز متاثر رہیں۔ سروسز میں تعطل کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:30 بجے کے قریب شروع ہوا۔ ترجمان میٹا کے مطابق واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام میں خرابی 99% دور کر لی گئی ہے۔ کوانٹم کمپیوٹنگ کی دنیا میں انقلاب کا آغاز۔ گوگل کی نئی چپ ول سپر کمپیوٹر سے کھربوں گنا تیز کام کرے گی۔ گوگل حکام کا کہنا ہے جس کام کو انجام دینے میں تیز ترین سپر کمپیوٹر کو کھربوں سال لگیں گے، وہ کام ان کی چپ محض 5 منٹ میں کر سکتی ہے۔ کوانٹم کمپیوٹنگ میں پارٹیکل فزکس کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے نئے طرز کے کمپیوٹر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ گوگل کے مطابق ان کی نئی چپ میں کوانٹم کمپیوٹنگ کے شعبے میں ہونے والی نئی ایجادات کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ کمپیوٹرز کوانٹم مکینکس کا استعمال کرتے ہوئے روایتی کمپیوٹر سے کئی گنا تیز کام کرتے ہیں۔ ہارٹمینٹ نیون گوگل کی کوانٹم AI لیب کے سربراہ ہیں جس نے ول تخلیق کی ہے۔ نیون کا کہنا ہے کہ ول کو کچھ پریکٹیکل ایپلیکیشنز میں استعمال کیا جائے گا۔ ان کے مطابق ول آج تک بنایا جانے والا سب سے بہترین کوانٹم کمپیوٹر ہے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا شنگھائی میں جنکو سولر کمپنی کا دورہ۔ سولر ٹیکنالوجی اور معیاری سولر مصنوعات پر بریفنگ دی گئی۔ جنکو سولر کمپنی کو پنجاب میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی پیشکش کی گئی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر حکومت پنجاب کی ٹیم سولر مینوفیکچرنگ پلانٹ کے لیے ورکنگ کرے گی۔ جنکو سولر کمپنی پنجاب میں چارجنگ سٹیشن بھی قائم کرے گی۔ مریم نواز نے پنجاب میں قابل تجدید اور سستی سولر انرجی کے منصوبے کے عزم کا اظہار کیا اور جنکو سولر کو پنجاب میں گرین انرجی منصوبوں میں شراکت داری کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب میں عوام کے لیے سولر پینل میگا پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے۔ سولر توانائی استعمال میں لا کر روایتی ایندھن پر انحصار کم کریں گے۔ عوامی اداروں، رہائشی علاقوں اور دیہی کمیونٹیز کو سولر انرجی فراہم کریں گے۔ پنجاب کو قابل تجدید توانائی کا مرکز بنانا ہمارا عزم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی ملاقات۔ صوبے کے سیاسی امور پر بات چیت کی گئی۔ بلاول ہاؤس کراچی میں ہونے والی ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بلاول بھٹو کو صوبائی حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو سے پی پی رہنما آصف سومرو ایڈوکیٹ نے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر سندھ کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر علی رانجھا کی ملاقات۔ ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز کر کے ان کی جلد تکمیل کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات کے دوران ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کے درمیان بہتر کوارڈینیشن کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ متعلقہ وفاقی اور صوبائی محکموں کو اس سلسلے میں ضروری اقدامات کی ہدایت دی گئی۔ چترال، شندور روڈ، پشاور ناردرن بائی پاس، CRBC ہنگو روڈ منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا یہ منصوبے عوامی فلاح و بہبود کے اہم منصوبے ہیں۔ صوبائی حکومت ان کی تکمیل کے لیے اپنے حصے کی ذمہ داری ہر صورت پوری کرے گی۔ مظفر رانجھا کا کہنا تھا خیبر پختونخوا میں فیڈرل PSDP کے تحت جاری منصوبوں کی تکمیل یقینی بنائی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج اور سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹس کا دورہ۔ محسن نقوی نے کہا F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج میں شامل انڈر پاس 25 دسمبر کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے
अंडर पास को सिर्फ 43 दिन में मुकम्मल करने पर कॉन्ट्रैक्टर और इस्लामाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, फरवरी के दूसरे हफ्ते में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का मुकम्मल इफ्तिताह किया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी के पहले हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूबों के अंडर पासेज और फ्लाईओवर की तामीर के कामों का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की, दोनों मंसूबों को हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोनों मंसूबों पर 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने दोनों मंसूबों की साइट्स पर काम करने वाले वर्कर्स से मुलाकात की, वर्कर्स को शाबाश दी और उनकी हौसला अफजाई की। नो दस्तगीर भट्ट ने एशियन क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी हासिल कर ली। ताशकंद में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब का इनेकाद किया गया। नो दस्तगीर भट्ट ने ताशकंद में होने वाले एशियन क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सिल्वर और गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नो दस्तगीर भट्ट पहले पाकिस्तानी लिफ्टर बन गए हैं जिन्होंने 400 किलोग्राम वजन उठाकर नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया। सिफारत खाना पाकिस्तान ताशकंद ने नोहगीर दस्तगीर भट्ट की शानदार कामयाबी पर एक तकरीब का एहतमाम किया। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने कहा कि ऐसे खिलाड़ी कौम का फ़ख्र हैं। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक का कहना था कि नो दस्तगीर भट्ट ने पूरे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। सऊदी अरब ने फीफा वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी का एजाज़ हासिल कर लिया। फीफा के सदर ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप 2034 फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होगा, जिसमें 48 टीमें शिरकत करेंगी। 5 सऊदी शहरों रियाद, जद्दा, अल खबर, न्योम और अब्हा में मैचों का इनेकाद किया जाएगा। 5 शहरों में 15 स्टेडियम्स में मैचेस होंगे, जिनमें से 11 बिल्कुल नए होंगे। रियाद का किंग सलमान इंटरनेशनल स्टेडियम, जहां पर 92,760 अफराद मैच से लुत्फानंदोज होंगे। ये सऊदी वर्ल्ड कप प्रोजेक्ट का अहम तरीन स्टेडियम होगा और वर्ल्ड कप फाइनल की मेज़बानी करेगा। भारत पीसीबी के फार्मूला पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर रजामंद, मगर फ्यूजन फार्मूला भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स पर लागू करने से इनकारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई का कहना है कि पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स के ग्रुप मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकता है, मगर सेमीफाइनल और फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान को भारत जाना होगा। भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स के बाइकआउट की सूरत में पाकिस्तान को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। सेमीफाइनल और फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान को भारत जाना होगा। भारत पीसीबी के फार्मूला पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर रजामंद, फ्यूजन फार्मूला भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स पर लागू करने से इनकारी। पाकिस्तान भारत में ग्रुप मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़, क्योंकि एबीएन है कॉम।